रखना है, जिनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है, तो सिविल एक एडमिनिस्ट्रेशन बार का इसको सबसे अच्छा। ये हुँ, ये पुलिस वाले को धीरे-धीरे बोल दें, ये लोग नोट कर लेंगे। अच्छा ठीक है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको सबसे पहला पद डीवाईएसपी चूज़ करना है, उपाधीक्षक, बिहार पुलिस सर्विस, दूसरा जेल सुपरिटेंडेंट, काराधीक्षक, तीसरा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो जिला समादेष्टा बोलते हैं और सुपरिटेंडेंट मद्य निषेध चौथा हो गया, अधीक्षक मद्य निषेध। डीवाईएसपी तो आपको ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट है, तो काराधीक्षक एक जेल में मंडल कारा होता है, मंडल मतलब जिला, एक जिला में जो एक जेल होता है, उस जिले की मतलब उस जेल की जितनी भी ज़िम्मेवारी होती है, कौन कैदी कब उसकी हियरिंग होगी, क्या होगी, उसकी सुरक्षा की, उसका मेडिकल कैंप से लेकर हर चीज़ की देख-रेख एक जेल सुपरिटेंडेंट की होती है। इसमें ये है कि डीवाईएसपी से कम हेक्टिक है और दूसरा चीज़ है कि आपको यूनिफ़ॉर्म मिल रहा है। जो यूनिफ़ॉर्म लवर हैं, तो उसके लिए एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी है। तीसरा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है, ये भी वैसा ही है, डीवाईएसपी से कम हेक्टिक है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें भी यूनिफ़ॉर्म है और होम गार्ड को ड्यूटी लगाना, कभी एग्ज़ाम में, कभी मेला में, आजकल तो एप्लीकेशन ई-कमान है, तो ये आपका होम गार्ड को जो भी आपके उस जिले में जितने भी होम गार्ड है, उसकी कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग अफ़सर होते हैं। सुपरिटेंडेंट मद्य निषेध मैंने जैसा बताया था इससे पहले भी कि मद्य निषेध का इनका एक अलग-अलग कार्यालय होता है और उसके अपने एक्साइज़ कांस्टेबल होते हैं, एक्साइज़ आपके एसआई होते हैं और अधीक्षक खुद समझिए कि आपका पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट कार्यालय है, जो भी अवैध शराब की बिक्री हो रही है, कहीं पे अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, अवैध शराब बनाई जा रही है और जब से लागू हुआ है शराबबंदी तब से तो ये डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है और जो वर्कलोड भी बढ़ चुका है। तो ये भी एक अच्छा पद है। तो आप डीवाईएसपी पहला रख सकते हैं। जिनको लगता है कि थोड़ा-सा एक्सपोज़ करना है, तो डीवाईएसपी के बाद सुपरिटेंडेंट रख सकते हैं। हुँ, तीसरे नंबर मेरा भी पे यही राय तीसरे है। नंबर पे तीसरे नंबर पे आप जेल सुपरिटेंडेंट रख दीजिए, चौथे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट रख दीजिए। सुपरिटेंडेंट में है कि यूनिफ़ॉर्म नहीं होता है, ठीक है? अब आगे आते हैं, ये 4 हो गया पद, हाँ, अब आते हैं एआरसीएस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका असैनिक प्रशासन है। असैनिक प्रशासन में आपका सबसे पहला पद अभी इस बार का जो सबसे अच्छा पद है, देखिए 2 है, बिहार शिक्षा सेवा भी है, एआरसीएस भी है। बिहार शिक्षा सेवा है, जिसको लगता है कि नहीं मुझे एजुकेशन में तो आप ऑफ कोर्स बिहार एजुकेशन सर्विस जा सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं मुझे कोऑपरेटिव देखिए दोनों अपने आप में एआरसीएस का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि एआरसीएस में ये है कि आपके जो ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर हैं बीसीओ, सपोज़ करिए कि एक जिले में कुल 10 ब्लॉक है, तो 10 ब्लॉक में 10 बीसीओ बैठते हैं, तो 10 बीसीओ के आप बॉस हैं। उसका स्थापना, उसकी सैलरी, उसकी छुट्टी लेनी, उसकी मॉनिटरिंग कि किस ब्लॉक में कितना धान का अधिप्राप्ति हुआ, कितना गेहूँ का अधिप्राप्ति हुआ, कोऑपरेटिव बैंक में या कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसकी कितनी कंप्यूटराइज़ेशन हो गई, पैक्स का मेंबर का एडिशन हुआ, नहीं हुआ। मतलब आप जिला में बैठ के भी आप फील्ड पे जाके देख रहे हैं, कोऑपरेटिव ऐसा फील्ड है, ऐसा मतलब विभाग है, जिसमें आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफ यू हैव इनोवेटिव आइडिया या आपको काम करने का ये है, पहला। दूसरा चीज़ है कि उसमें ज़्यादा आपका डीसीओ का जो जिला सहकारिता पदाधिकारी होते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है क्योंकि स्थापना एआरसीएस के पास ही होता है, डीसीओ के पास नहीं होता है। तो आपके पास एक अच्छा है। बीएस में क्या है, बिहार एजुकेशन सर्विस है, तो आपका बॉस डीयू होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा पदाधिकारी। और सबसे बड़ी बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो आपके जो बीएस के होते हैं उसमें डीपीओ बनते हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। तो उसमें अलग-अलग सेक्शन है, शिक्षा है, समग्र शिक्षा अभियान है, स्थापना है, आपका एमडीएम है, तो अलग-अलग उसमें बनते हैं। तो आप चाहते हैं कि शिक्षा में आपको बेहतर एक्सपोज़र करना है, उसमें यही है कि आपका एक चीज़ मान लीजिए मिड डे मील है, तो मिड डे मील को देखना है, अलग बात है मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन मिड डे मील से आपसे ज़्यादा प्रश्न या ज़्यादा आपसे जो भी मॉनिटरिंग होगी वो की जाएगी। ओवरऑल तो डीईओ होते हैं रिस्पॉन्सिबल, ये चीज़ है।
तो आप एआरसीएस से भी है और बीईएस है। मुझसे पूछिएगा तो मैं एआरसीएस को जाऊँगा। दोनों में से जिसको आपको लगता है आप रख सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा बिहार वित्त सेवा, बिहार फाइनेंस सर्विस। बिहार फाइनेंस सर्विस में ये है कि तो एक एक में मैं रखूँगा एआरसीएस को, दूसरे नंबर पे रखूँगा बिहार एजुकेशन सर्विस को, तीसरे नंबर पे आपका है बिहार फाइनेंस सर्विस, बिहार वित्त सेवा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैक, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। तो उसमें ये है कि एक तो अभी जैसे जब से आपका जीएसटी आया है तब से वर्कलोड उतना कम गया है। लेकिन ये है कि अब जो टैक्स का जो कलेक्शन हो रहा है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं जीएसटी नहीं भर रहे हैं। आईजीएसटी आपका सीजीएसटी या जीएसटी नहीं भर रहे हैं। क्योंकि जितने भी पहला नंबर तो जो सरकारी विभाग है, जो काम करती है, चाहे पंचायत करती है काम, मतलब पंचायती राज विभाग करती है, श्रम संसाधन जितने भी विभाग काम करते हैं, जहाँ भी वेंडर होता है, जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट का काम हो रहा है, तो हर विभाग को टैक्स भरना है। जो भी वेंडर काम करा रही है सरकार को, मतलब उस विभाग को, सपोज़ करिए पंचायती राज विभाग कोई काम करा रही है, उसकी यूनिट मान ली ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत में जो काम हो रहा है, तो मान लीजिए पंचायत सचिव होता है, तो उसको टैक्स फाइल करना होता है, जिस वेंडर से काम करा 2%। तो इस सारे की मॉनिटरिंग कौन करते हैं? बिहार फाइनेंस सर्विस वाले करते हैं। इसके अलावा जो भी बड़े-बड़े उस शहर में प्रोप्राइटर हैं या बड़े दुकान है, वहाँ अगर रैंडम छापा मार सकते हैं, कहीं अगर इस तरह का मिसलूप्स मतलब लाइक लूप होल्स है या कहीं लगता है कि अवैध जो टैक्स की टैक्सेशन में इवेशन हो हुआ रही है। है, टैक्स टैक्स इवेशन हो रहा है, तो इस चीज़ को लेकर के भी तो ठीक-ठाक एक्सपोज़र है। बस वही आपके ऊपर है कि आप कितना चाहते हैं मिनिमाइज़ करना, मिटिगेट करना कि टैक्स इवेशन मिटिगेट हो। आपका ये तीसरा हो गया। चौथा है जिला नियोजन पदाधिकारी। तो जिला नियोजन पदाधिकारी मैंने बताया कि इसमें भी सैटिस्फैक्शन अच्छा खासा है, क्योंकि आप जॉब फेयर करवा रहे हैं। इस बेरोज़गारी की दुनिया में अगर किसी को आप रोज़गार दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं, आपका प्रयास से रोज़गार मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी संतुष्टि होती है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो हमेशा महीने में 2 बार, 3 बार आपको जॉब फेयर करवाना है। एक तो मिनिमम है, एक एक तो पक्का करवाना है। आप ज़्यादा एक्टिव हैं तो 2 करा दीजिए, 3 करा दीजिए। स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर, 12th पास, 10th पास, आईटीआई, तो आप जैसा चाहें वैसा करा सकते हैं। तो ये भी एक और सबसे अच्छी बात है कि आपका जिला स्तर का पद है, लेवल 9 है, तो इसमें भी बहुत बेहतर है। हुँ। और सबसे अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट जिला के स्तर पदाधिकारी इक्विवेलेंट बन रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि आपका बॉस यहाँ नहीं है। जो बॉस तो डीएम तो सबका बॉस है। डीएम के मतलब छोड़ के बात मैं कर रहा हूँ, तो बाकी विभाग ही हो जाता है, ये चीज़ें हैं। तो ये मैं रखूँगा पहला एआरसीएस, दूसरा बिहार एजुकेशन, तीसरा बिहार वित्त सेवा, चौथा जिला नियोजन पदाधिकारी, उसको हम लोग बोलेंगे डीईओ। उसके बाद हम आते हैं 5वाँ नंबर पे, उसका नाम है सब इलेक्शन ऑफिसर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी। अवर निर्वाचन का क्या है कि इसके ऊपर आपके डीईओ होते हैं, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर, उसके बाद आपका डीएम होता है। तो सब इलेक्शन ऑफिसर का काम यही है कि जो भी डीएम सर देंगे डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर को काम, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर को असिस्ट करेंगे आपके एसईओ, सब इलेक्शन ऑफिसर। इनका भी जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं पंचायत का इलेक्शन हो या नगर निकाय का हो या लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, तो उसमें इनकी अहम भूमिका हो जाती है। और बाकी जो भी कार्य होता है चुनाव से संबंधित, विखंडीकरण हो, कमीशनिंग की काम हो, सर्वे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना हो, इलेक्टोरल रोल तैयार करना हो, तो ये सब में इनकी हमेशा मतलब एक अहम भूमिका होती है, एक्टिव रोल होता है। तो एसईओ का भी मतलब हमेशा काम लगा ही रहता है और जिला स्तर का पद है, जिला में ही रहना होता है। तो प्रखंड में अगर आप देखेंगे इस बार का तो आरओ, देखिए आरओ का क्या है कि दिक्कत यही है कि आपका सब जो मतलब आपका जो वरीय पदाधिकारी है, वो जिला स्तर का नहीं है, वो आपका प्रखंड में ही है, वो भी लेवल 7 का ही है, 2 साल 3 साल पहले आया, तो वो चीज़ थोड़ा-सा तकलीफ होती है, मन को कचोटती है, कि मेरा ही रैंक का है और हम पे ऐसा मेरा अटेंडेंस वो देख रहा है, गाड़ी का पेमेंट उसके थ्रू ही हो रहा है, तो थोड़ा-सा वो चीज़ लगता है कि वो ईगो क्लैश होता है। अभी नहीं लग रहा है, अभी तो लग रहा है कि नौकरी चाहिए। जब वहाँ पहुँचने लगेगा नहीं, थोड़ा-सा ये फ़ील होता है।
तो इसलिए जिला स्तर का पद ज़्यादा मतलब ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि वर्क लाइफ़ भी बैलेंस हो जाती है। अब मान लिया आपकी शादी हुई है तो फिर बच्चे पढ़ सकते हैं, साथ में रह सकते हैं। अदरवाइज़ पटना रखिएगा, पटना रखने में क्या होती है कि भाग-दौड़ करिए, सैटरडे को निकलिए, फिर मंडे को सुबह आइए, वो वाली कंडीशन भाग-दौड़ वाली। तो अगर मतलब उस तरह का सुविधा जिला में रहता है और हर एक जिले में इतना डेवलप हो गया है कि जिले में ठीक-ठाक स्कूल है, डीएवी है, आपका डॉन बॉस्को है, 4-5 स्कूल तो फ्रेंचाइज़ी वाले अब रहते हैं जिले में। प्रखंड में ये सब नहीं मिलता है, तो ये सब चीज़ें हैं। वो आप देख लेंगे अपना वर्क लाइफ बैलेंस, लेकिन ऑन माय व्यू एआरसीएस, बिहार एजुकेशन सर्विस, बिहार फाइनेंस सर्विस, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, सब इलेक्शन ऑफिसर, उसके बाद हम आएँगे गन्ना पदाधिकारी, ये भी लेवल 9 का है। इसको अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप नीचे रख दीजिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा अभी एक्सपोज़र नहीं है। हाँ, ये है, इसको लगता है कि नहीं हमको ठीक है, एक नौकरी मिल जाएगी, बाकी हमको पढ़ाई-लिखाई करना है, आगे बढ़ना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, उसके लिए ये बहुत अच्छा पद है, कि अभी उस तरह का वर्कलोड नहीं है, पेमेंट भी तो ज़्यादा आप ले आएगा। सकते हैं। पेमेंट भी है ज़्यादा है, लेवल 9 का है, बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, तो उसके चूज़ कर सकते हैं। प्रखंड स्तर पे आते हैं तो आपका 5 पद है अभी, आरओ, एलईओ, एमओ, बीपीआरओ, बी ब्लॉक एससी एसटी वेलफेयर। आरओ का जैसे आप जानते ही हैं, ज़मीन से संबंधित काम होता है, परिमार्जन है, दाखिल-खारिज है, सर्वे का काम हो रहा है। इसके अलावा रैन-बसेरा जो अभियान है उसके तहत कोई भी सरकारी काम होता है, उसमें ज़मीन उपलब्ध कराना होता है। परिमार्जन तो ये सब जो काम है आरओ का और बाकी सीओ के साथ मिलकर के। तो आरओ का है उसके आरओ गज़ लेकिन आरओ का ये है कि गाड़ी है उसके पास गज़टेड है, तो मैं कहूँगा कि आरओ को पहले रखिए। आरओ के बाद आप दूसरा जो है बीपीआरओ रख सकते हैं। बीपीआरओ का ये है कि जब वीडियो अवेलेबल नहीं है या वीडियो के बाद बीपीआरओ का ही नंबर आता है, कि जो भी विकासात्मक कार्य होते हैं, उसमें जब भी डीएम्स जिला प्रशासन जब भी है तो बीपीआरओ को ही ढूँढती है। और चाहे लॉ एंड ऑर्डर का काम हो या आपका डेवलपमेंटल कार्य हो, तो इसलिए बीपीआरओ आप रख सकते हैं, बीपीआरओ के पास भी सब कुछ है, गाड़ी है। हाँ, बस ये है कि एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर था, तो पावर ज़्यादा था, ज़्यादा एक्सपोज़र था। आप तो समझ लीजिए कि प्रमुख के इक्विवेलेंट थे, पंचायत समिति के आप सर्व-सर्वा थे। अब ये है कि आपका पावर को डिक्लाइन किया गया है। ये डिक्रीज़ किया गया है, तो थोड़ा-सा है लेकिन एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर था तब तो मैं सबसे ऊपर आप रख सकते थे, आरडीओ और आरओ के ऊपर। अभी नहीं है तो आरओ के बाद ही आप बीपीआरओ रखें, उसके बाद आप एमओ रख लीजिए। आप देखिए बीपीआरओ, एमओ में ये है आप दोनों चीज़ है। बीपीआरओ का क्या है कि ये आपका फुल्ली पब्लिक इंटरैक्शन वर्क प्रोफ़ाइल है इसका। आपके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वार्ड हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, बीडीसी हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद सदस्य हैं। इसके अलावा नल जल का जो होता है, अनुरक्षक होता है, तो बहुत सारे इसमें है। अच्छा भी लगेगा, अब जिनका आपको काम करने में मज़ा आता है, जिनको लगता है कि गाँव से जुड़ना है, वो आप रख सकते हैं। लेकिन हाँ, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात होती है तो इधर 2 साल 4-5 साल से बीडीओ के बाद बीपीआरओ का ग्लैमर आया आकर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना था तब से। तो इसको आप चूज़ कर सकते हैं। इमो में क्या है कि इमो का भी ठीक-ठाक है। सबसे अच्छी बात है इमो का कि अब तो सारा काम इमो को मिल गया है। पहले कुछ काम बीडीओ के स्तर से होता था, अब टोटली अलग कर दिया गया है। तो ज़्यादा उस तरह का मतलब इंटरफेरेंस नहीं है विभाग के कामों में दूसरे पदाधिकारी का और उसके जो जस्ट इमीडिएट ऑफिसर होते हैं, वो एसडीओ होते हैं। तो सारे काम वहीं से हो जाती है और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा जनप्रतिनिधि का इंटरेक्शन नहीं है। तो जिनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन या जनप्रतिनिधि को हैंडल नहीं कर पाऊँगा या आप उस तब तो आप एमओ रख लीजिए बीपीआरओ से ऊपर। लेकिन अभी तक गाड़ी एमओ को नहीं मिला है। बाकी चीज़ें ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आरओ के बाद बीपीआरओ, उसके बाद एमओ, तब एलईओ, तब ब्लॉक एससी/एसटी वेलफेयर। यही आपका हायरार्की है। अब इसके उसके बाद एक अब क्वेश्चन लेंगे, एक डिस्क्लेमर है। ये जो हाँ, जितने भी चीज़ें डिस्कस की गई है सर के द्वारा, जो भी बताया कार्तिकेयन जी ने, ये सब है क्या कि जो इन जनरल चीज़ें चलती है।
अब जो पोस्ट प्रेफरेंस आपका पर्सनल डिस्कस होगा, उस पोस्ट प्रेफरेंस में आपकी प्रायोरिटी होगी। जैसे संध्या बोल रही थी कि सर जिसकी शादी हो गई है उसके लिए कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा। कुछ बच्चे हैं कि उनका एज कम है, अभी यूपीएससी की तैयारी करनी है, उनकी तैयारी भी अच्छी है, तो उनके लिए फिर अलग से प्रायोरिटी इसी में ऊपर नीचे होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे हैं कि नहीं मुझे जो है कि इंटरेक्शन में अभी नहीं जाना है, अभी मुझे जो है कि फुल्ली फोकस होकर यूपीएससी देना है, तो उनके लिए अलग तरीके से बातें होंगी। तो हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस होगा। ये जो पोस्ट प्रेफरेंस था इन जनरल था कि हायरार्की कैसे बनेगी, ठीक है। ये मैंने जनरल बताया, बाकी अगर आपको विशेष है तो इंडिविजुअल इंटरेक्शन हो जाएगी। आप इंडिविजुअल इंटरेक्शन पे अप्रोप्रिएट सर से कॉन्टैक्ट कर लेंगे और उस तरह का आपको हर तरह का पर्सपेक्टिव बाकी चीज़ जो मैंने बता ही दिया। बाकी कहीं आपको और भी कुछ कन्फ्यूजन होगा, जैसे फैमिली को लेकर के हो और भी वर्क लाइफ को होती है, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, तो जहाँ आपको कोई दिक्कत है तो इंडिविजुअल इंटरेक्शन पे हम लोग क्लास उसका मतलब आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा और उसको बता दिया जाएगा उस चीज़ को लेकर के। और मैं एक चीज और दोहरा देता हूँ, फिर सवाल लूंगा कि आप लोग अपना अपना, जैसे कुछ बच्चों ने बनाया है कि सर मेरा ये पोस्ट प्रेफरेंस है, ये पोस्ट प्रेफरेंस है। इतना समझाने के बाद 5-7 क्लास भी हो चुकी है, पहले भी हम लोगों ने क्लास लिया है, तो जिन्होंने क्लास नहीं देखा है वो रिकॉर्डिंग लेकर के क्लास देख लेंगे। उसके बाद फिर अपना एक पोस्ट प्रेफरेंस बनाए अपने खुद के स्तर से। उसके बाद फिर उसको हम लोगों को दिखा लें कि हाँ सर मैंने ये भरा है, क्या ठीक है। और भरने के पीछे मेरा मंशा ये है कि मैं यूपीएससी का तैयारी करना चाहता हूँ, मैं शहर में रहना चाहता हूँ, गांव में नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे गांव अच्छा लगता है, मैं शहर में नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि ब्लॉक में थोड़ा सा फ्रीडम है। तो हर पोस्ट में कुछ ना कुछ प्रोज है, कुछ ना कुछ कॉन्स है, ठीक है। तो उस स्तर से फिर आपसे जो है कि एक एक करके बात करने में तभी अच्छा लगेगा जब आपने अपना एक कम से कम रफ खाका बना करके तैयार कर लिया होगा, ठीक है। अब पूछिए जो पूछना है, बोलिए सर। सर एफएओ के बारे में बता दीजिए थोड़ा। आशुतोष, ऐसा है कि एफएओ का पूरा एक डिटेल क्लास ही लिया गया है, पूरा कम से कम आधा घंटा से ज्यादा उस पर क्लास हुई है, सिर्फ एफएओ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो एक तो